हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, पिछले 2 वीडियोज़ में हमने लैंग ग्राफ की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है। तो उसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि लैंग ग्राफ क्या होता है और वो कैसे लैंग चेन से डिफरेंट है, राइट? और उसके बाद हमने एक लैंग ग्राफ की डेफिनेशन ली थी, जिसमें हमने देखा था कि लैंग ग्राफ क्या है, एक ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क है, ठीक है? इसमें हमने पढ़ा था कि क्या होता है ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क। उसके अलावा इसमें एलएलएम वर्कफ्लोज होते हैं और ये स्टेटफुल होता है और मल्टी स्टेप होता है, राइट? तो ये 3-4 चीज़ें इसकी बेसिक डेफिनेशन में हमने पढ़ी थी और आगे भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी, लेकिन जो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो मुझे लगा कि थोड़ा-सा आपको पीछे का बताना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में स्टार्ट किया था एक-एक करके इसके पार्ट उठाने। तो पहले हमने देखा था कि एलएलएम वर्कफ्लोज़ क्या होते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ हमने एलएलएम वर्कफ्लोज़ में क्या देखा था। तो ये हमने देखा था कि एलएलएम वर्कफ्लोज़ की डेफिनिशन हमने पढ़ी थी और साथ में एलएलएम वर्कफ्लोज़ के कितने टाइप्स होते हैं वो हमने देखे थे। तो मेजर 5 टाइप जो थे, हमने वो इसको डिटेल में पढ़ा था हमने और उसके डायग्राम भी देखे थे हमने। और उसका एक लास्ट में एक कंपैरिज़न भी हमने देखा था, ठीक है? तो आप मेरे अगर 2 वीडियोज़ देखे हैं आपने इस प्लेलिस्ट के, तो आपको ये अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि स्टेटफुल क्या होता है उस चीज़ को समझना। हालाँकि मैंने आपको एक हल्का-सा आइडिया दिया था कि स्टेटफुल का मतलब होता है कि हर स्टेप के बाद मेमोरी को अपडेट करना, ठीक है ना? याद करना चीज़ों को कि किस स्टेट के बाद क्या हुआ था। तो इसको मैं आपको एक यूज़ केस के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरा यूज़ केस है कि एक सिस्टम स्टूडेंट के लिए ऐसे टॉपिक बनाता है, राइट? आप इसको थ्योरेटिकल लो, ईज़ी वे में समझो। फिर उसी ऐसे को इवैल्यूएट करता है 3 अलग-अलग क्राइटेरिया पर, ठीक है? ऐसे आपने लिखा है, तो उसके क्राइटेरिया क्या है? डेप्थ, गहराई, लैंग्वेज कैसी है उसकी और क्लैरिटी कितनी है। उसके बाद स्कोर डिसाइड होता है। अगर अच्छा लिखा है तो सक्सेस, नहीं तो फीडबैक दो और उस टॉपिक को, उस ऐसे को आप रिवाइज़ कराओ स्टूडेंट से कि इसको रिवीज़न करो, इसको सही करके आप अच्छा करके दो, राइट? तो इसको हमने ब्रेक डाउन किया था इसको। तो पहला काम था कि टॉपिक जनरेट करना ऐसे का। काम क्या होता है कि एक रिलेवेंट टॉपिक बनाना, जैसे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एंड एथिक्स इन सोसाइटी, ये टॉपिक है। ये पहला स्टेप है और यहीं से वर्कफ़्लो शुरू होता है। ये हमें एक वर्कफ़्लो बनाना है, एलएलएम वर्कफ़्लो, राइट? दूसरा है कि हमें जो है ऐसे स्टूडेंट ने लिख के दिया है, उसे कलेक्ट करना है, तो कलेक्ट ऐसे करके बनाना है हमें नोट, ठीक है? काम क्या है, स्टूडेंट उस टॉपिक पर अपना ऐसे लिखकर सबमिट करेगा और छात्र ने अब 600 शब्दों में ऐसे लिखा और सबमिट कर दिया। इसमें अभी कोई बाउंडेशन नहीं लगाई कितने शब्दों का होना है, फिर भी एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिया है मैंने। उसके बाद इवैल्यूएशन का नोड आएगा, ठीक है ना? उसका न काम होगा कि ऐसे को इवैल्यूएट करना और ये काम पैरेलल में होगा। कैसे? क्योंकि हमें 3 चीज़ों के हिसाब से उस ऐसे को इवैल्यूएट करना है। तो अलग-अलग जो नोड होंगे वो अलग-अलग काम करेंगे। तो इसमें जो है 3 काम एक साथ पैरेलल में होंगे, राइट? तो पहला जो इस ऐसे को इवैल्यूएट करने का क्या होगा, उसकी डेप्थ इवैल्यूएट करनी कि क्या आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है, उस ऐसे में क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है। जैसे एआई में जैसे होता है ना कि केवल एआई जॉब किलर है, तो उसमें भी देखना है कि एआई केवल जॉब किलर है या नहीं, बल्कि प्रोडक्टिव बूस्टर भी है। तो इस तरह की एक डेप्थ में जाके स्टडी उसकी ऐसे में है या नहीं, वो चेक करना। उसके बाद लैंग्वेज चेक करना कि जैसे ग्रामर या वोकैब को लेकर या लैंग्वेज की फ्लुएंसी को लेकर कोई प्रॉब्लम है या नहीं, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है नहीं है और वर्ड रिपीट तो नहीं हो रहे हैं, तो इस बेस पे ऐसे को इवैल्यूएट करना। तीसरा है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब ये है कि आइडियाज़ क्लियर हैं, राइट? कि फ्लो लॉजिकल होना चाहिए, आइडिया क्लियर होना चाहिए और जैसे आपने डेफिनेशन दी, उसका प्रॉब्लम बनाया, उसके बाद सॉल्यूशन बताया। तो होता है ना कि आप ये ऐसे लिखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं चीज़ों को, तो इवैल्यूएशन क्लैरिटी। तो ये 3 बेसिस पे ऐसे को इवैल्यूएट होना है, तो ये पैरेलल में 3 नोड बनेंगे और तीनों ही एग्ज़ीक्यूट होंगे ये, ठीक है? और उसके बाद आता है एग्रीगेशन ऑफ रिजल्ट। तीनों उसके क्राइटेरिया के हिसाब से ऐसे का इवैल्यूएशन हो गया, अब उसकी मार्किंग होगी। काम क्या है, तीनों इवैल्यूएशन स्कोर को जोड़कर एक टोटल बनाना, जैसे 15 में से 12।
अब अलग-अलग जो नोड बनाए थे उसने कहा कि पहले डेप्थ पे उसको 4 नंबर दिए, लैंग्वेज में फुल मार्क्स दिए, क्लैरिटी में 3 दिए, सबसे कम क्लैरिटी में। टोटल स्कोर हो गया 12। अब क्या है कि कंडीशनल राउटिंग करना, कैसे डिसाइड करना। इसमें होता है कि पास हुआ या फेल, राइट? अगर स्कोर अच्छा है तो शो सक्सेस पर जाओ, मतलब सक्सेस दिखा दो कि वेल डन यू हैव पास्ड। और स्कोर अगर कम है तो इसमें दिख दो कि आउटपुट में जो है क्लैरिटी नीड्स इम्प्रूवमेंट, वर्क ऑन पैराग्राफ स्ट्रक्चर। तो जैसे इसमें दिखाया था ना कि स्कोर कम है क्लैरिटी में, तो इस तरह से दिखाना है। और फिर फीडबैक देना, अगर क्लैरिटी जैसे नहीं आ रही है इस तरह की चीज़ें, तो एक फीडबैक का नोड है कि टारगेटेड फीडबैक देना कि कहाँ पर सुधार होना है। अगर 3 क्राइटेरिया पे आपने उसको एवेल्यूएट किया है तो किसी एक पर्टिकुलर जगह आपकी अगर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो उसमें आपको उसको फीडबैक देना पड़ेगा। यू शुड यूज़ बेटर ट्रांजिशन बिटवीन पैराग्राफ, ठीक है ना? उसके बाद स्टूडेंट क्या करेगा कि फिर से जो है उसको ऐसे को लिखेगा और हमारा एक लूप चलता है इसके अंदर। कैसे चलता है अभी मैं नीचे थोड़ा सा वर्क फ्लो दिखाऊंगा इसका। तो दोबारा जब वो लिख के देगा तो उस रिवीजन को कलेक्ट करना जो रिवाइज करके दिया स्टूडेंट ने, ऐसे स्टूडेंट रिवाइज करके नया ऐसे भेजता है और फिर वही प्रोसेस दोबारा चलता है, वापस इवैल्यूएट ऐसे पर लूप होता है, ठीक है? उसके बाद अगर फाइनली उसका सक्सेसफुल हो गया तो शो सक्सेस दिखाना, स्टूडेंट को बधाई देना और वर्कफ्लो समाप्त कर देना, ठीक है? तो अब ये थोड़ा सा वर्कफ्लो देखते हैं। इसका क्या है कि पहले तो जनरेट टॉपिक, टॉपिक जनरेट करेगा पहला नोड मेरा, और ये बीच में एजेस लगी हुई हैं। फिर दूसरा जो है जो स्टूडेंट ऐसे लिख के दे रहा है वो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, और कलेक्ट होने के बाद यहाँ पे ऐसे इवेल्यूएट हो रहा है। तो मैंने कहा था कि ये 3 क्राइटेरिया पे इवेल्यूएट होगा। 3 आप देख सकते हैं कि पैरेलल जो है नोड लगे हुए हैं, और इसमें पहले में डेप्थ इवेल्यूएट हो रही है, दूसरे में लैंग्वेज और तीसरे में क्लैरिटी, राइट? फिर इसमें स्कोर दिया जा रहा है उससे 5-5 में से, और नीचे इसका जो स्कोर आ रहा है तीनों का उसको जोड़ दिया जा रहा है। उसके बाद एक कंडीशनल राउटिंग लगी है कि स्कोर जो है अगर हाई है तो सक्सेस, सो सक्सेस दिखा दो आप इसको, और अगर लो है तो एक फीडबैक दो उसे, राइट? फीडबैक दो, और फीडबैक देने के बाद जो है ये वापस जो स्टूडेंट सबमिट करेगा तो इसको जो है यहाँ पे जो है ये जाएगा इवेल्यूएट ऐसे पे जाएगा ये, ठीक है ना? और कलेक्ट जो भी रिवीजन आ रहा है वो कलेक्ट करो, और पूरा ये लूप इस तरह से चलता रहेगा। फीडबैक देंगे आप, फिर वो जो है फीडबैक के हिसाब से फिर उसको सबमिट करेगा, और यहाँ पे फिर इवेल्यूएट ऐसे पे जाएगा, फिर पूरा प्रोसेस यहाँ तक आएगा, ठीक है ना? और इस तरह से पूरा ये लूप चलेगा बार-बार ये, ठीक है ना? तो आई आई थिंक आप समझ गए होंगे, छोटा-सा वर्कफ्लो, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो अब इसमें क्या है कि हमने एक वर्कफ्लो ये एग्ज़ाम्पल देखा था। अब इसमें जो मैंने आपको कहा था कि हम एलएलएम वर्कफ्लो तो हमने समझ लिया, टाइप भी समझ ली थी, 5 तरह के होते हैं, और अपना एग्ज़ाम्पल वाला वर्कफ्लो भी हमने देख लिया। अब हम ये देखेंगे इस एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग कि स्टेटफुल क्या होता है, राइट? तो देखते हैं स्टेटफुल में। तो ये छोटा-सा मैंने वही पुराना डायग्राम मैंने ये करेक्ट किया है। और लैंग्राफ में स्टेट क्या होता है? तो स्टेट क्या होता है? स्टेट एक शेयर्ड मेमोरी होती है, जो बार-बार मैं आपसे कह रहा हूँ। जो पूरे वर्कफ्लो यानी ग्राफ, ये ग्राफ बोलते हैं, लैंग्राफ में ग्राफ होता है ये। लैंग्राफ के दौरान एक नोड से दूसरी नोड तक डेटा ले जाता है। एक नोड ये हो गया और ये दूसरा नोड हो गया, यहाँ तक ही डेटा ले जाता है, राइट? इस नोड पे चला, इनपुट आई, फिर डेटा कुछ प्रोसेस हुआ, उसके बाद यहाँ पे आया तो यहाँ पे डेटा वो जो डेटा है वो लेके जाएगा, राइट? तो क्योंकि हर स्टेप पे डेटा स्टोर भी तो करना है, आपने कमांड दी, वो प्रोसेस हो गई, और वो डेटा भी तो कलेक्ट करना है कि किस स्टेप पे आप क्या इनपुट दी थी, क्या आउटपुट आई, वो सब स्टोरेज भी चलती रहनी चाहिए। तो इसमें यह है कि जब भी कोई टास्क चलता है तो वो अपने रिजल्ट को स्टेट में डाल देता है, और अगले नोड को वही स्टेट मिलती है, यानी पूरा सिस्टम एक शेयर्ड नोटबुक की तरह बिहेव करता है। तो मैं आपको थोड़ा-सा इसमें बताता हूँ ड्रॉ करके। मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ, पेन मैंने पेन सेलेक्ट करूँ, ये वाला लेता हूँ पेन, और ब्लैक रखता हूँ इसको, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ब्लैक ही है, कुछ चेंज हो गया, कलर कलर इसका ब्लैक होना चाहिए। ओके, तो ठीक है। तो आप ये देखो कि यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ कि ब्लैक में है डायग्राम ये, तो इसको मैं पिंक कर लेता हूँ, राइट? तो जैसे यहाँ पे इसे इनपुट मिल रही है ऊपर से, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कर्सर मूव कर रहा है मेरा। यहाँ से कुछ इनपुट मिली और वो यहाँ पे इस नोड के अंदर जो टास्क है उसके अंदर आ गई। तो उससे पहले यहाँ पे हम जो है एक ब्लैंक
स्टेट यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं ब्लैंक, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे हम एक स्टेट डिफाइन कर देते हैं, एक डिक्शनरी की फॉर्म में करते हैं स्टेट को डिफाइन यहाँ पे हम। और उसके बाद क्या होता है कि इनपुट आई, यहाँ पे जो टास्क था, है ना, जो भी था प्रोसेस हुआ, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन हो गया इसका, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूशन हो गया इसका, तो कुछ इसको रिजल्ट मिला, तो मतलब टास्क था, कुछ प्रोसेस हुआ, तो कुछ फाइनल आउटपुट ही इनपुट मिली, एग्जीक्यूट हुई और आउटपुट मिली। तो यहाँ पे हमें कुछ फाइनली दोबारा से चीज़ें मिलेंगी, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा या चेंज हो जाएगी स्टेट, ठीक है ना। ये जो गोल वाले ब्लॉक सर्किल आपको दिख रहे हैं, इससे जस्ट पहले स्टेट जो है अपडेट होती है यहाँ पे। यहाँ पे ब्लैंक थी पहले वाले पे, है ना, ब्लैंक बनाई थी हमने, उसके बाद एक टास्क बना, एग्जीक्यूट हुआ, तो जो भी इसमें चीज़ें चेंज हुई हैं या ऐड हुई हैं, वो यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये आगे भी काम करेगा, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे कुछ टास्क डिसाइड हुआ, कुछ एग्जीक्यूट हुआ, तो यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा ये स्टेट, ठीक है ना, अपडेट हो जाएगा, सॉरी। तो इस तरह से ही पूरा फ्लो चलता है। तो हर एक नोड से पहले आपकी जो ये मेमोरी है वो अपडेट होती है या ऐड होता है उसके अंदर कुछ, राइट। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं पेन छोड़ देता हूँ ये वाला, सॉरी, कैंसिल, राइट। तो ये हमने देख लिया कैसे होती है। ये पूरा पहले हमने ऊपर वाला पैराग्राफ कवर कर लिया। स्टेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब उसके अंदर क्या क्या स्टोर होता है। तो जैसे मैंने बताया कि डिक्शनरी की फॉर्म में इनिशियल स्टेट पे ही हम जब स्टार्ट होता है हमारा वर्कफ्लो, वहाँ पे ये स्टेट का स्ट्रक्चर हम डिफाइन कर देते हैं। तो लैंग्राफ में स्टेट को पाइथन डिक्शनरी या पैरेंटिक क्लास की तरह डिफाइन किया जाता है। तो पाइथन डिक्शनरी तो आप जानते होंगे, और अगर पैरेंटिक आपको क्लास क्या होती है और पैरेंटिक के बारे में जानना है, तो आप मेरी पैरेंटिक की प्लेलिस्ट जाके पूरी चेक कर लीजिए। 90 मिनट की पूरी प्लेलिस्ट है और आपको पैरेंटिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, राइट। और आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है यहाँ पे लैंग ग्राफ्स में स्टेट डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ दिया गया है स्ट्रक्चर एक ऐसे इवैल्यूएशन सिस्टम, जो अभी हमने ऐसे इवैल्यूएशन सिस्टम बनाया था, उसमें क्या-क्या इंफॉर्मेशन या डेटा हो सकते हैं, वो यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है ना। ये तो एक इंडेक्स दिया हुआ है इसका, नीचे इसकी पूरी डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पे इसको मैंने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड का नाम दिया है, टाइप क्या है डेटा का उसका और क्या बताता है। तो पहले था ऐसे का टेक्स्ट, कि जो भी स्टूडेंट हमें ऐसे लिख के दे रहा है, वो टेक्स्ट डेफिनेटली स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होगा और बता रहा है कि स्टूडेंट ने जो ऐसे लिखा है। फिर टॉपिक भी है, वो भी आपको स्टोर करना पड़ेगा डिक्शनरी में। तो टॉपिक भी स्ट्रिंग होगा, ऐसे का टॉपिक जैसे एआई इन एजुकेशन। फिर आपने आपने जो है 3 बेसिस पे इवैल्यूएशन किया था स्कोर का, तो डेफिनेटली वो इंटीजर डेटा टाइप होगा। और उसके बाद आपने टोटल स्कोर किया था, वो भी इंटीजर डेटा टाइप होगा। तो 4 ही इंटीजर आपके डिफाइंड हो गए, क्योंकि वो भी आपको डालना पड़ेगा ना उसके अंदर। तो कंटेंट था, कंटेंट की गहराई कितनी है, ग्रामर कैसा है, और फ्लो फ्लो कैसा उसका, और तीनों का स्कोर। हर इंफॉर्मेशन को आपको ऐड करना है या चेंज करना है। तो जितनी टाइप की भी इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको शुरू में आइडिया लगा लेना है कि मेरे फ्लो से रिलेटेड कितनी टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती हैं। तो वो आपको बिल्कुल इनिशियल में डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्कोर के बेस पे हम फीडबैक दे रहे हैं। तो फीडबैक डेफिनेटली कुछ हम लैंग्वेज लिखेंगे, तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगी, सुधार के लिए दिए गए सजेशन, राइट। फिर इवैल्यूएशन का राउंड, मतलब आप जो है किसी स्टूडेंट का फीडबैक दिया, एक बार दिया फीडबैक, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, तो आप इस तरह से कितने काउंट लगाते हैं कि कितनी बार स्टूडेंट ने रिवाइज किया है। तो वो काउंटिंग भी आपको लूप वाली लगानी पड़ेगी, लूप एक स्टूडेंट के लिए कितनी बार चला है, ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ और देखा बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो फीडबैक है, इस लिस्ट में स्ट्रिंग भी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीडबैक में यहाँ पे मैंने दिखाया है कि स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे एनोटेटेड, ठीक है ना। एनोटेटेड के अंदर ही ऐड मैंने और डिफाइन किया। ऐड का मतलब ये है कि जो भी फीडबैक है, स्टूडेंट ने अगर 3 बार में ऐसे फाइनल लिख के दिया है, तो हर बार की फीडबैक यहाँ पे ऐड होगी। आप ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार की फीडबैक हुई, उसको आपने चेंज कर दिया, दूसरी बार की फीडबैक डाल दी। चेंज नहीं करना है यहाँ पे, हर बार की फीडबैक को इसके अंदर लिस्ट के अंदर ऐड करते जाना है, राइट। तो ये एनोटेटेड भी ये पाइथन का ही जो है एक फंक्शन है। और आप फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी पैरेंटिक की प्लेलिस्ट देखेंगे, तो आपको ये डेटा स्ट्रक्चर पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो गया।
हमने दे दिया डेटा टाइप क्या क्या है, हर डेटा को दे दिया, उसका डेटा टाइप दे दिया, कुछ छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि स्टेट कैसे काम करता है, ये आपने डिक्शनरी दे दी। अब स्टेट वाले टॉपिक पे आते हैं। स्टेट कैसे काम करता है, आपने यहाँ पे टॉपिक जनरेशन का नोड है आपका, जो आपने फ्लो में देखा था कि टॉपिक बनाता है और स्टेट डॉट टॉपिक में डाल देता है उसको, राइट। तो कोड में देखेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। ऐसी कलेक्ट ऐसे में क्या होता है, स्ट्रिंग से ऐसे लेता है और स्टेट डॉट ऐसे टेक्स्ट में डाल देता है। ऐसी इवोल्यूशन लैंग्वेज की इवोल्यूट होता है, तो इसमें जो है स्टेट डॉट लैंग्वेज स्कोर में डाल देता है, ठीक है। और ऐसी इस 3-4 स्कोर और हैं, वो भी सब ऐसे ही इसमें डिफाइंड हो गए। एक एग्जांपल के लिए मैंने ये लैंग्वेज वाला लिया है, लेकिन इसमें और भी है, लैंग्वेज के अलावा डेप्थ भी है, क्लैरिटी भी है, फिर टोटल भी है। तो सारे एक ही पैटर्न पे होंगे। इसके बाद फीडबैक होती है, तो टारगेटेड फीडबैक देना है कि स्टेट डॉट फीडबैक डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब ये कि एक लिस्ट है और उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है, उसके अंत में आप कुछ ऐड कर दीजिए। अगर ब्लैंक है तो भी कोई बात नहीं, अगर कुछ पड़ा है तब भी जो है उसके एंड में आपको करंट फीडबैक ऐड कर देनी है। कलेक्ट रिवीजन नोट, तो वही है। कलेक्ट रिवीजन नोट का मतलब ये काउंटर है कि स्टूडेंट अगर कितनी बार सबमिट कर रहा है तो उसका एक काउंटर लग जाता है यहाँ पे। तो स्टेट डॉट इवोल्यूशन अराउंड, और इसमें प्लस इक्वल्स 1, ये आप समझ सकते हैं कि अगर काउंट बढ़ाना है तो इस तरह से पाइथन में डिफाइन करते हैं। तो यानी पूरा वर्कफ्लो उसी स्टेट ऑब्जेक्ट को एक नोड से दूसरे नोड में पास करता है। जैसे ही एक नोड के यहाँ पे आता है, अ, यहाँ पे इनिशियली हमने ब्लैंक बनाई है, उसके बाद कुछ यहाँ पे हमने कमांड दिया, कुछ प्रोसेस हुआ, और यहाँ पे आके फिर इसको हम जो डिक्शनरी है इसको हम अपडेट कर देंगे। फिर ऐसी नेक्स्ट पे जाएगी तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि ये हो गया था विजुअल एनालॉजी। तो स्टेट एक डिजिटल सूटकेस के समान है कि हर नोड अगले नोड को पास करता है और उसमें कुछ सामान डालता है या बदलता है, ठीक है ना। और कैसे होता है कि नोड ए के पास आया है, इसने स्टेट को मॉडिफाई किया और पास कर दिया नोड बी को, फिर इसने मॉडिफाई करा, इसने पास कर दिया नोड सी को, राइट। इस तरह से स्टेट वर्क करती है। एक्सपर्ट टिप इसमें यह है कि लैंग ग्राफ में स्टेट को केयरफुली डिजाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने इनिशियल स्टेज पे अगर आपने स्टेट को गलत तरीके से डिफाइन कर दिया या फिर कुछ फील्ड छोड़ दिए या कुछ भी गड़बड़ कर दी तो आपका पूरा फ्लो बेकार हो जाएगा। हर नोड में सिर्फ वही फील्ड चेंज करें जो उसे मॉडिफाई करने हैं, ठीक है ना। फीडबैक जैसे फील्ड में ऐड एनोटेशन जरूरी है ताकि पुराने फीडबैक हटे नहीं और नए जुड़ जाएं। और इसके लिए ये वाली आपको बताया था, ये एक एनोटेटेड कमांड लगती है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उसमें ऐड हो जाता है। तो एक फाइनल इसमें जो है समरी लेते हैं इसकी कि स्टेट क्या है, पूरे वर्कफ्लो की शेयर्ड मेमोरी, ठीक है ना। क्यों जरूरी है, एक नोड का आउटपुट दूसरे नोड के इनपुट को देने के लिए। कौन कौन किस चीज़ को स्टोर करता है, जैसे इसमें टेक्स्ट है, स्कोर है, फीडबैक है, राउंड ऑफ है, ठीक है ना। कौन उसे बोलता है, हर नोड जो उस डेटा को हैंडल करता है, ठीक है ना। जो भी कि पूरी डिक्शनरी हर एक को मिलती है, लेकिन उस जो भी नोड है उसमें अगर कुछ नई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो उसमें चेंज कर देगा। अगर कहीं कोई चेंजिंग नहीं है या उस नोड में उस डिक्शनरी से रिलेटेड कोई फील्ड नहीं है तो वो उसको एज इट इज़ पास कर देगा। तो जैसे एग्जांपल में करें कि इवैल्यूएट क्लैरिटी नोड में क्लैरिटी स्कोर भरेगा खाली है, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा नहीं, क्योंकि डिक्शनरी तो पूरी जा रही है। अब क्लैरिटी नोड को वो जो है लैंग्वेज नोड वाला चेंज नहीं करेगा, तो क्लैरिटी नोड में जो है क्लैरिटी नोड का ही डेटा उसमें चेंज करेगा, ठीक है ना। जो रिलेवेंट डेटा होगा वो इसको चेंज करेगा। तो गाइज आज का वीडियो इतना था कि आपको मुझे स्टेट बतानी थी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमें ये नोड और ये सब चीज़ें ये समझ में आ जाती हैं, लेकिन हमें ये स्टेट समझ नहीं आती है। तो आई थिंक मैं अपनी बात आपको बताने में सक्सेसफुल रहा। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी है इस लाइन ग्राफ की, कोई भी कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, तो उसको पढ़ेंगे हम। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।